काले वर्सेस गोरे चुड़ैल के स्टूडेंट्स। कक्षा 4 के बच्चे स्कूल के मैदान में बारिश और कीचड़ में खेल रहे थे। उस क्लास में कुछ बच्चे गोरे तो कुछ काले थे। जब गोरे बच्चे कीचड़ में कूद रहे थे तो वो कीचड़ उछलकर काले बच्चों के ऊपर आ जाती है, जिससे वो बच्चे हंसते हुए कहते हैं। ये कहते ही संतोष और टोनी वो कीचड़ उछाल देते हैं और वो कीचड़ उछलकर विक्की और फिरोज के मुंह पर आ जाता है, जिससे दोनों हंसते हुए कहते हैं। देखो देखो, संतोष के मुंह पर कीचड़ लग गई है। एक तो पहले से ही काला है और अब कीचड़ से और काला बना दिया। बिल्कुल ठीक कहा विक्की तूने। तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझे ऐसा बोलने की? जैसे होती है वैसे ही होगी ना। अपनी जुबान को लगाम दो तुम दोनों। अरे देखो, काले का फ्रेंड काला बोल पड़ा। फिरोज, विक्की, बहुत ज्यादा हो रहा है। हद में रहकर बात करो। तुम किसी को ऐसे काला नहीं बोल सकते। अच्छा, हम किसी को कहाँ कुछ कह रहे हैं? हम तो तुम्हें बोल रहे हैं काला का लूटा बैंगन लूटा। अच्छा, हम तुम्हें काले लग रहे हैं ना? अब तुम भी हमारी तरह काले हो जाओगे। देखो कैसे। आजा संतोष। ये कहते ही संतोष और टोनी वो कीचड़ उछाल देते हैं और वो कीचड़ उछलकर विक्की और फिरोज के मुंह पर आ जाता है, जिससे दोनों हंसते हुए कहते हैं। अरे भाई, मुझे तो लग रहा है अब हुआ है हिसाब बराबर। हाँ भाई, तूने बिल्कुल ठीक कहा। देखो तो अब ये दोनों भी हमारी तरह कीचड़ में लिपटे हुए काले से लग रहे हैं। सही बोला मेरा टोनी। यार टोनी, मैं इन लोगों के लिए ना एक लाइन गाना चाहता हूँ। गाऊं क्या? हाँ भाई, गाना। हाँ, गोरे रंग पहना इतना गुमान कर, गोरा रंग 2 दिन में ढल जाएगा। संतोष, ये गाना इन जैसे लोगों के लिए ही बना है। आज अपन चलते हैं। बहुत देर से सुन रहा हूँ तुम दोनों की बकवास। अब तेरी खैर नहीं टोनी संतोष। आजा फिरोज, हिसाब बराबर होगा। हाँ विक्की। ये कहते ही चारों बच्चे आपस में हाथापाई करके कीचड़ में लिपट लिपट कर लड़ते हैं। ये देखकर उनके शोर से चुड़ैल टीचर चारू आकर उन्हें कहती है। अरे ओ छात्रों, तुम चारों मेरी क्लास के हो ना? ये क्या शक्ल बना रखी है? जानवरों की तरह कीचड़ में क्यों लड़ रहे हो? और तुम दोनों विक्की और फिरोज हो ना? तुम तो बिल्कुल संतोष और टोनी की तरह लग रहे हो। पहचान भी नहीं पा रही हूँ कि मेरे क्लास के गोरे और काले बच्चे कौन हैं। ये फिरोज, मैम ने हमें गोरे बच्चों में ऐड किया हुआ है। हाँ भाई। जस्ट शट अप, ओके, एंड गो टू इन द क्लास ऑल स्टूडेंट्स। बट उससे पहले अपनी शक्ल और हाथ पैर साफ करके आना। जी मैम। मैम, आपने हमें क्यों ऐसा बोला? पहचान में नहीं आए इसलिए कह दिया। डोंट माइंड, क्लास में जाओ अब। ओके मैम। कुछ देर बाद सभी बच्चे क्लास में बैठे होते हैं, जहाँ चुड़ैल सबको पर्यायवाची शब्द सिखा रही थी। अच्छा बच्चों, मैंने आपको पहले भी पर्यायवाची शब्द सिखाए, तो आज मैं सुनूंगी और ब्लैक बोर्ड पर लिखती जाऊंगी। ओके बच्चों? जी मैम। तो बताओ, पहले पर्यायवाची शब्द क्या होता है? मैम, मैं बताती हूँ। मैम, एक शब्द को ही अलग अलग नामों से पुकारा जाता है, जैसे जमीन को भूमि, धरती, धरा। अरे वाह मोनिका, के लिए सभी बच्चे ताली बजाओ। वेल डन मोनिका। अच्छा आप बताओ, रात का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? मैम, मुझे पता है। रात का होता है रात्रि, रजनी और संतोष टोनी। क्योंकि मैम, ये दोनों काले हैं ना, रात की तरह। फिरोज की बेतुकी बात पर क्लास के सभी बच्चे हंस पड़ते हैं और चुड़ैल कहती है। फिरोज, ये क्या बदतमीजी है? क्या मैंने तुमको क्लास में यही सिखाया है कि काले बच्चों को परेशान करो? पर मैम, उसने गलत क्या बोला? आप इन दोनों की शक्ल देखिए, दोनों ही रात के जैसे काले अंधेरे हैं। रात में खो जाएंगे ना तो मिलेंगे नहीं। बेचारों को हमें दिन में ढूंढना पड़ेगा। बहुत हुआ विक्की, याद रखो कभी भी किसी का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। और मैंने तुम्हें पहले भी वार्न किया है। बेहतर होगा तुम दोनों अब से संतोष और टोनी और बाकी काले बच्चों को नहीं चिढ़ाओगे। पहले मैं भी काले बच्चों को देखकर चिढ़ा करती थी, ये तो तुम जानते हो ना। 2 महीने पहले जब मैं शुरू में आई थी तो इन बच्चों की शक्ल देखकर मैंने कहा था, बच्चों आप तो जानते हैं मैं आपकी चुड़ैल टीचर चारू हूँ और आपको ऑल सब्जेक्ट पढ़ाऊंगी। जी मैम, तो सबसे पहले आप क्या पढ़ाओगे? इंग्लिश पढ़ाऊंगी। ओहो, ये क्या, आगे की सीट पर ही सारे काले बच्चे क्यों बैठे हैं? तुम लोगों की शक्ल देखकर मैं पहले दिन ही नहीं पढ़ा पाऊंगी। तुम जाकर पीछे बैठो। काले बच्चे पीछे बैठ जाते हैं और गोरे बच्चे आगे बैठते हैं। 1 महीने बाद चारू छुट्टी पर जाकर जब स्कूल में वापस पढ़ाने आती है तो वो काली हो जाती है और बच्चे क्लास में देखकर उससे कहते हैं, अरे मैम,
आप तो गोरी थी ना, तू काली होकर कैसे आ गई हो? अरे बच्चों, धूप में बहुत घूमना पड़ा मुझे, इसलिए थोड़ी डल स्किन हो गई है। अरे देखो, अब तो मैम उन काले बच्चों की तरह काली हो गई है। काले बच्चों की काली चुड़ैल टीचर। विक्की, ये क्या बदतमीजी है? अपनी मैम को कोई ऐसे बोलता है? जाकर क्लास के बाहर खड़े हो जाओ। मैम, आप काली हो गई हो सच्ची में। बस बहुत हो गया। अगर एक बार भी तुमने मुझे काली बोला ना तो स्कूल से निकलवा दूंगी। सॉरी मैम। व्हाट सॉरी? गेट आउट फ्रॉम माय क्लास। चुड़ैल की बात सुनकर बच्चे क्लास के बाहर कान पकड़ करके खड़े हो जाते हैं। उन दोनों चुड़ैल ने स्कूल में काफी टीचर और बच्चों के मुंह से काली कलूटन जैसे ताने सुनने पर धीरे धीरे उसने घरेलू नुस्खे और क्रीम लगाकर खुद को वापस पहले जैसा कर लिया था। बेहतर होगा तुम दोनों सुधर जाओ विक्की। वैसे मैं तुम्हारी क्लास में काले और गोरे बच्चों के बीच कंपटीशन कराना चाहती हूँ। दोनों ग्रुप को मैं 500 रुपए दूंगी। जिसने भी अपनी सूझबूझ के साथ उस बेहतर प्रोजेक्ट बनाया और पैसे भी ज्यादा बचाए वही फर्स्ट आएगा और अगला मॉनिटर वही बनेगा। तो संतोष, टोनी, कीर्ति, तुम सभी बच्चे तैयार हो ना? यस मैम, हम इस कंपटीशन में जरूर पार्टिसिपेट करेंगे। देखना, इसमें हम ही जीतेंगे। आजा देखते हैं किसमें कितना है दम। बच्चों, 2 दिन का समय है, अपना प्रोजेक्ट सबमिट करा देना। ये लो पैसे। चुड़ैल दोनों बच्चों की टीम को पैसे दे देती है। एक दिन बाद संतोष अपने काले दोस्तों से कहती है, यार, मैं सोच रहा हूँ लकड़ी की टिल्लियाँ कलेक्ट करके हम उससे पानी में चलने वाला जहाज बनाएं। बल्कि मैं तो सोच रहा हूँ कि वेस्ट मटेरियल से बनाएं। हम एक भी चीज खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी और हमारा प्रोजेक्ट रेडी, तो हम ही जीतेंगे क्योंकि हमारे 500 रुपए बचे होंगे। वाह यार टोनी, तूने क्या आइडिया दिया है। संतोष, देखना, चल सामान इकट्ठा करते हैं। हाँ चलो। जहां दूसरी ओर काले बच्चे वेस्ट मटेरियल इकट्ठा करके कुछ बना रहे थे, वहीं दूसरी ओर विक्की बाकी गोरे बच्चे थर्माकोल और ग्लेज्ड पेपर से विंडमिल का प्रोजेक्ट बनाकर तैयार कर लेते हैं और कहते हैं, अरे यार देखना, हमने प्रोजेक्ट में 300 रुपए बचाए हैं। सिर्फ 200 का ही सामान लगाएं, अब तो हम ही जीतेंगे। हाँ तो सही बोला, वह बददिमाग काली शक्ल के बच्चे, उन्होंने तो पूरे 500 उड़ा दिए होंगे, लेकिन हमसे ज्यादा अच्छा प्रोजेक्ट नहीं बना पाएंगे। बिल्कुल सही कहा तुमने। अब हम कल स्कूल में प्रोजेक्ट ले जाएंगे। अगले दिन स्कूल में दोनों काले और गोरे बच्चे अपने प्रोजेक्ट मैम के सामने लाते हैं तो चुड़ैल हैरान होकर कहती है, वाह, तुम दोनों टीम ने तो काफी अच्छे प्रोजेक्ट बनाए हैं। आई एम इम्प्रेस्ड। अच्छा विक्की, तुमने क्या बनाया है? मैम, मेरी टीम ने विंड मिल बनाया है और इसमें हमने बस 200 रुपए ही खर्च किए हैं। इससे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। वाह, बहुत खूब। और संतोष, तुम्हारी टीम ने क्या बनाया है? मैम, हमने वेस्ट मटेरियल इकट्ठा करके जहाज बनाया है जो पानी में चल सकता है। आपको चलाकर दिखाऊं? हाँ हाँ। इसका कितना वाहियात और घटिया प्रोजेक्ट है। अब तो हम ही जीतेंगे। तभी सारे बच्चे और चुड़ैल संतोष के पीछे फाउंटेन की ओर जाते हैं, जहां पानी में रखकर वो अपना जहाज चलाकर दिखाता है। अरे वाह, तुमने तो लकड़ी और पेंसिल की मदद से अपना जहाज बनाया है। बहुत बढ़िया। और पैसे कितने बचाए? मैंने पूरे 500 रुपए बचाए हैं, ये लीजिए। सच बच्चों, बहुत बढ़िया। तुम्हारा प्रोजेक्ट भी अच्छा और तुमने अपने दिमाग से पैसे भी बचा लिए। शाबाश। तो तुम दोनों टीम में से काले बच्चों की टीम जीती है। देखा विक्की, अगर दिमाग से कुछ काम किया जाए तो क्या कुछ नहीं हो सकता। और अपने दिमाग से ये बात निकाल दो कि गोरे बच्चे हमेशा सही और नंबर 1 होते हैं। हुनर काले बच्चों पर भी होता है और वह आज उनकी टीम ने कर दिखाया। देखा फिरोज, विक्की, तुमने हुनर और दिमाग इंसान की सूरत नहीं, वर्किंग टैलेंट देखकर आता है। मुझे माफ कर दो टोनी। संतोष, मैंने तुम्हारी टीम को क्या कुछ नहीं कहा। अगर तुम सच में ब्रिलियंट हो तो मैं भी तुम्हारे दोस्त बनना चाहता हूँ। इसी के बाद सभी बच्चे दोस्त बनकर एक ही क्लास में रहते हैं और संतोष मॉनिटर बन जाता है। साथ ही काले और गोरे बच्चों का भेदभाव भी स्कूल में से खत्म हो जाता है। तुमने ट्यूशन का होमवर्क पूरा क्यों नहीं किया? अब तुम्हें इसकी सजा मिलेगी, ताकि अगली बार से कोई भी बच्चा मेरे ट्यूशन में ऐसी लापरवाही ना कर सके। प्रदीप सर, मुझे माफ कर दीजिए। मैं नेक्स्ट टाइम से कभी गलती नहीं करूंगा और हमेशा अपना पूरा होमवर्क करके आऊंगा। नहीं, मैं गलती करने वालों को माफ नहीं करता। अब तुम्हें इसकी सजा मिलकर रहेगी। और देखते ही देखते प्रदीप एक भयंकर भूत में बदल जाता है, जिसकी बड़ी बड़ी लाल आंखें, काले दांत और लंबे नाखून थे। अपने सर को भूत बनता देख सोनू डर से थर थर कांपने लगता है और उसके माथे से पसीना छूटने लगता है। तभी वो अपने कपकपाते होठों से बोलता है,
आप कौन है? आप मेरे सर नहीं हो सकते। बताइए आपने मेरे सर के साथ क्या किया? मैं ही तुम्हारा सर हूँ और अब तुम अपनी जिंदगी की आखिरी सांस लेने वाले हो। इतना बोलते ही प्रदीप सोनू का गला दबाकर उसे मार देता है और फिर से इंसानी रूप ले लेता है। ऐसे ही अगली शाम भी प्रदीप बच्चों को ट्यूशन पढ़ा रहा होता है। तभी चिंकी और मोनू ट्यूशन में आते हैं और प्रदीप उन्हें देखकर बोलता है, आ गए दोनों नमूने, वो भी इतनी लेट आए हो। कहाँ थे दोनों? इतनी देर से, जल्दी बताओ। सर वो मैं चिंकी का वेट कर रहा था, इसी की वजह से मुझे आने में देर हो गई। ठीक है मोनू, तुम जाकर अपनी सीट पर बैठो। और चिंकी तुम, मुझे ये बताओ कि तुम क्या कर रही थी? क्या तुम्हें पता नहीं शाम में तुम्हें ट्यूशन आना होता है? सर वो मेरी नोटबुक गुम हो गई थी, उसी को ढूंढने के चक्कर में लेट हो गई। कोई बात नहीं, अब तुम दोनों लेट आए हो तो मैं तुम्हें घर लेट ही भेजूंगा। अब जाकर बैठो और जल्दी से मुझे अपना होमवर्क चेक करवाओ। ठीक है सर। जिसके बाद प्रदीप चिंकी का होमवर्क चेक करके फिर से बच्चों को पढ़ाने लगता है। थोड़ी देर बाद सभी बच्चों की छुट्टी हो जाती है, लेकिन प्रदीप मोनू और चिंकी की छुट्टी नहीं करता और वो दोनों वहीं बैठकर पढ़ने लगते हैं। तभी प्रदीप को प्यास लगती है और वो पानी पीने किचन में जाता है। अपने सर को जाता देख चिंकी बोलती है, मोनू सर थोड़ी देर के लिए किचन में गए हैं, चल हम कागज का हवाई जहाज बनाकर आसमान में उड़ाते हैं। हाँ सही कहा तूने चिंकी, वैसे भी इतनी देर से पढ़ पढ़ कर मैं बहुत बोर हो गया हूँ। चल हवाई जहाज बनाकर उड़ाते हैं। जिसके बाद वो दोनों बच्चे रूम से बाहर जाकर गार्डन में कागज का हवाई जहाज बनाकर उड़ाने लगते हैं। तभी रूम में प्रदीप आता है और उन दोनों को रूम में ना पाकर बाहर जाता है और उन्हें खेलता हुआ देखकर गुस्से से आग बबूला हो जाता है और बोलता है, तुम दोनों ने बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया मुझे गुस्सा दिलाकर। अब देखो मैं तुम्हारे साथ क्या करता हूँ। इतना बोलते ही प्रदीप एक भयंकर भूत में बदल जाता है। भूत को देखकर दोनों बच्चे डर जाते हैं। तभी डरते हुए चिंकी बोलती है, भूत सर हमें माफ कर दीजिए, हम फिर से ऐसी गलती नहीं करेंगे। तुम शुरू से यही बोलते आई हो कि सर हम फिर से ऐसी गलती नहीं करेंगे, लेकिन फिर भी तुम नहीं सुधरती, इसलिए अब मैं तुम दोनों को माफ नहीं करने वाला। तुम्हें मरना ही होगा। इतना बोलकर भूत उन दोनों का गला दबाकर उन्हें मार देता है। ऐसे ही वक्त बीतता है और फिर एक दिन गीता अपने दोनों बेटों आदर्श और मोहित को लेकर प्रदीप सर के ट्यूशन पहुंचती है और उनसे बोलती है, नमस्ते प्रदीप जी, अब मेरे दोनों बेटे नालायक और निकम्मे हैं, इनका पढ़ाई में बिल्कुल मन भी नहीं लगता है, इसलिए मैं चाहती हूँ कि आज से आप इन दोनों को पढ़ाइए। अब आप इनकी चिंता करना छोड़ दें, मैं देखता हूँ ये कैसे नहीं पढ़ते हैं। जिसके बाद गीता अपने दोनों बच्चों को छोड़कर वहां से घर चली जाती है और प्रदीप उन्हें बैठकर पढ़ाने लगता है। लेकिन मोहित और आदर्श पढ़ने की जगह नोटबुक में जीरो कांटा बनाकर खेलने लगते हैं। ये देखकर प्रदीप को बहुत गुस्सा आता है और वो बोलता है, मुझे शरारती बच्चे बिल्कुल भी नहीं पसंद। अब तुम दोनों सजाए मौत के लिए तैयार हो जाओ। इतना बोलते ही प्रदीप एक भयंकर भूत में बदल जाता है। भूत को देखकर आदर्श और मोहित भागने लगते हैं। तभी भूत उन दोनों को पकड़ लेता है और उनका गला दबाने लगता है। तभी आदर्श चीखते हुए बोलता है, कोई बचाओ हमें, बचाओ, वरना ये भूत हमें मार डालेगा, बचाओ बचाओ। तभी प्रदीप के घर के सामने से मोहन गुजर रहा होता है और उस आवाज को सुनकर खुद से बोलता है, ये तो किसी बच्चे के चीखने की आवाज है। क्या प्रदीप किसी को मार रहा है? चलकर खिड़की से देखता हूँ। जिसके बाद मोहन खिड़की से अंदर झांक कर देखता है और अंदर के नजारे को देखकर हक्का बक्का रह जाता है और बोलता है, ये मैं क्या देख रहा हूँ? मुझे अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं हो रहा। प्रदीप इंसान नहीं बल्कि एक भूत है और वो बच्चों को मार रहे हैं। मुझे उन मासूम बच्चों को बचाना होगा। इतना बोलकर मोहन दरवाजा तोड़कर ट्यूशन के अंदर घुस जाता है। तभी मोहन को देखकर प्रदीप बोलता है, तो तुम्हें मेरा राज पता चल ही गया। अब मैं इन बच्चों के साथ तुम्हें भी मार डालूंगा और अपने इस राज को तुम्हारे साथ ही यहीं दफन कर दूंगा। मैं तुम्हारे आगे विनती करता हूँ, तुम इन दोनों मासूम बच्चों को छोड़ दो। और क्यों तुम इन दोनों को मारना चाहते हो? इन्होंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? ये बच्चे बच्चे नहीं होते, बड़ों के भी बाप होते हैं।
और क्या बोला तुमने? इन्हें मासूम? ये मासूम नहीं, शैतान है। हम बड़े इन्हें बच्चा समझकर इन्हें माफ कर दें, ये हमारी सबसे बड़ी भूल है। ऐसे ही उस दिन उन बच्चों ने मेरी हंसती खेलती जिंदगी उजाड़ दी, इसलिए मैं इन्हें नहीं छोड़ूंगा, मार दूंगा। किन बच्चों ने? क्या हुआ था तुम्हारे साथ, मुझे बताओ। रुको, मैं तुम्हें सब कुछ बताता हूँ। ये बात कुछ समय पहले की है। एक दिन प्रदीप अपने ट्यूशन में सभी बच्चों का टेस्ट ले रहा होता है। तभी वो देखता है कि रोशन और आर्यन टेस्ट में नकल मार रहे हैं। ये देखकर प्रदीप को गुस्सा आता है और वो उनसे बोलता है, क्या तुम सब भूल गए जो मैंने तुम्हें पढ़ाया था और नालायकों की तरह टेस्ट में नकल मार रहे हो? कितने नालायक हो तुम दोनों, अब मैं तुम्हें इसकी सजा दूंगा। जिसके बाद प्रदीप उन दोनों को डंडे से मारने लगता है और उन्हें ट्यूशन में डांट कर घर भगा देता है। रोशन और आर्यन रोते हुए अपने घर पहुंचते हैं। उनको रोता हुआ देख उनका पिता देवराज ठाकुर उनसे बोलता है, क्या हुआ मेरे लाल को? क्यों तुम दोनों इतना रो रहे हो? किसकी हिम्मत हुई जिसने तुम्हें मारा? पापा, वो प्रदीप सर ने ट्यूशन में हमारी बहुत बेइज्जती की और उसने हमें बहुत मारा। पापा, अब आप प्रदीप को छोड़ना मत। उस प्रदीप की इतनी हिम्मत जो उसने मेरे लाल को हाथ लगाया। अब देखो मैं उसका हश्र क्या करता हूँ। जिसके बाद देवराज ठाकुर अपने दोनों गुंडों को लेकर प्रदीप के ट्यूशन पहुंचता है। तभी उसके दोनों गुंडे डंडे से मार मार कर प्रदीप की जान ले लेते हैं। तभी से मेरी आत्मा यहाँ बच्चों को ट्यूशन पढ़ाती है और जो बुरे बच्चे होते हैं उन्हें मौत के घाट उतार देती है। मैं मानता हूं तुम्हारे साथ गलत हुआ, लेकिन तुम मुझे ये बताओ कि ये कहाँ का कानून है जो बच्चों की गलती पर उन्हें मौत के घाट उतार दिया जाए? क्या उन्हें सुधरने का मौका नहीं दिया जा सकता है? बताओ मुझे, तुम भी तो एक शिक्षक हो ना, फिर एक शिक्षक बच्चों की जान कैसे ले सकता है? मोहन की बात सुनकर प्रदीप को अपने किए पर अफसोस होता है और वो बोलता है, अगर तुम मुझे इंसाफ दिला दो तो मैं यहाँ से चला जाऊंगा। मैं चाहता हूँ कि देवराज ठाकुर को कानून सजा दे, तभी मेरी आत्मा को शांति मिलेगी। तुम्हें इंसाफ मिलेगा, मैं दिलवाऊंगा। जिसके बाद मोहन पुलिस को सारी सच्चाई बता देता है और पुलिस देवराज ठाकुर को गिरफ्तार करके जेल में डाल देती है और प्रदीप की आत्मा को शांति मिल जाती है। फेल हुए तो मारे जाओगे। एग्जाम हॉल में सभी बच्चे बैठकर एग्जाम दे रहे थे। तभी चुड़ैल टीचर, जो एक खूबसूरत लड़की का रूप धारण किए हुए, बोलती है, इस एग्जाम में अगर कोई भी फेल हुआ तो वो मारा जाएगा। सभी बच्चे मेरी बातों को याद रखें। तुम्हारी छोटी सी भी गलती तुम्हारे लिए मुश्किल खड़ी कर देगी। थोड़ी देर बाद एग्जाम टाइम खत्म हो जाता है और चुड़ैल सभी बच्चों के हाथ से पेपर ले लेती है और फिर थोड़ी देर बाद पेपर चेक करके फेल हुए बच्चों का नाम पुकारती है। पिंकी, मुस्कान, रोहित और स्नेहा, खड़े हो जाओ तुम चारों। इस एग्जाम में फेल हो गए हो। तुम सभी को मैंने कितनी मेहनत से पढ़ाया था ताकि तुम सभी का नाम स्कूल के टॉप बच्चों की लिस्ट में शामिल हो, लेकिन तुम्हें तो पढ़ना ही नहीं है। अब सजा भुगतने के लिए तैयार हो जाओ। तभी देखते ही देखते वो सुंदर टीचर एक चुड़ैल में बदल जाती है, जिसे देखकर सभी बच्चे बहुत ज्यादा डर जाते हैं और चुड़ैल बोलती है, जैसा कि मैंने पहले ही बोला था, फेल हुए तो मारे जाओगे। अब मरने के लिए तैयार हो जाओ। मैम, इस बार हमें माफ कर दीजिए। हम प्रॉमिस करते हैं कि नेक्स्ट एग्जाम में हम टॉप करेंगे। हाँ मैम, हमें छोड़ दीजिए। आई एम सॉरी मैम। इतना बोलकर चुड़ैल उन चारों बच्चों का गला काटकर धड़ से अलग कर देती है और क्लास के बाकी बच्चों से बोलती है, अगर तुम में से किसी भी बच्चे ने ये बात किसी को बताई तो उसका अंजाम बहुत बुरा होगा। सभी बच्चे डरते हुए एक साथ बोलते हैं, हम किसी को नहीं बताएंगे मैम। नेक्स्ट वीक तुम लोगों का प्री बोर्ड एग्जाम है, तो तुम सभी बच्चे अच्छे से एग्जाम की तैयारी करके आना। चुड़ैल की बात सुनकर क्लास के सभी बच्चे उससे बोलते हैं, मैम, हम अच्छे से एग्जाम की तैयारी करेंगे। हाँ मैम, इस बार हम आपको शिकायत का एक भी मौका नहीं देंगे। मुझे भी तुमसे यही उम्मीद है। कुछ दिन बीत जाते हैं और प्री बोर्ड एग्जाम का दिन आ जाता है। सभी बच्चे क्लास में बैठे होते हैं। तभी क्लासरूम में चुड़ैल टीचर आती है और बोलती है, तो बच्चों, सब एग्जाम देने के लिए तैयार हो ना? हाँ मैम, हम सभी तैयार हैं। जिसके बाद चुड़ैल टीचर सभी बच्चों को क्वेश्चन पेपर देती है और सभी बच्चे पेपर करना शुरू कर देते हैं।
थोड़ी देर बाद एग्जाम टाइम खत्म हो जाता है और चुड़ैल सभी बच्चों के पेपर ले लेती है और पेपर चेक करने के बाद बोलती है, पिछली बार से इस एग्जाम में कम बच्चे फेल हुए हैं और जो बच्चे फेल हुए हैं वो सजा के हकदार हैं। रोशनी और सचिन, दोनों मेरे पास आओ। दोनों बच्चे डरते हुए चुड़ैल के पास जाते हैं और उससे बोलते हैं, मैम हमें माफ कर दीजिए। मैम हमें छोड़ दीजिए, हम मानते हैं हम फेल हुए हैं, लेकिन हमें फेल होने की इतनी बड़ी सजा मत दीजिए। मैं अपना रूल किसी के लिए नहीं तोड़ती। तुम फेल हुए हो तो तुम्हें मरना ही पड़ेगा। इतना बोलकर चुड़ैल बच्चों को मारने लगती है। बच्चों की दर्द भरी आवाज क्लासरूम के बाहर जा रही होती है। तभी वहां से एक टीचर गुजरती है जो इस आवाज को सुनकर बोलती है, ये इस क्लासरूम से बच्चों की कैसी आवाज आ रही है? चलो चलकर देखती हूँ। जिसके बाद टीचर क्लासरूम के खिड़की से रूम में झांक कर देखती है और वो इस खौफनाक मंजर को देखकर डर जाती है और बोलती है, हे भगवान, चुड़ैल, ये चुड़ैल और ये मासूम बच्चों को मार रही है। मुझे इस चुड़ैल से बाकी सभी बच्चों की जान बचानी होगी। अब बस मेरी मदद सिर्फ तांत्रिक बाबा ही कर सकते हैं। मुझे जल्दी से उनके पास जाना चाहिए। इतना बोलकर टीचर वहां से तांत्रिक बाबा के पास जाती है और उनसे बोलती है, प्रणाम बाबा, मेरी मदद करिए। प्रणाम बेटी, क्या हुआ तुम्हें? तुम इतनी घबराई हुई क्यों हो? बाबा, मेरे स्कूल में ना जाने कहां से एक चुड़ैल टीचर घुस आई है जो बच्चों का एग्जाम लेती है और एग्जाम में फेल होने पर उन्हें मार देती है। कृपया करके बाबा, आप मेरे साथ जल्दी स्कूल चलिए और उन मासूम बच्चों की रक्षा करिए। तुम घबराओ मत बेटी, मैं इसी वक्त तुम्हारे साथ स्कूल चलता हूँ और उस चुड़ैल को सबक सिखाता हूँ। जिसके बाद तांत्रिक बाबा टीचर के साथ स्कूल जाते हैं और फिर स्कूल के हॉल में अभिमंत्रित भभूत का गोल चक्र बनाकर उसमें बैठ जाते हैं और यज्ञ करते हुए मंत्र पढ़ने लगते हैं। ओम ह्रीं श्रीं हौं ह्रीं ओम नमो भगवते महाबल पराक्रमाय भूत प्रेत पिशाच राक्षसादिकम मारय शिक्षय महामरेश्वर रुद्रावतार होम फट स्वाहा। मंत्रों की आवाज सुनकर चुड़ैल वहां पर आती है और बोलती है, क्यों आया है तू तांत्रिक यहाँ पर? तूने यहाँ आकर बहुत बड़ी भूल कर दी है। अब तू यहाँ से जिंदा लौट कर वापस नहीं जा पाएगा। मेरी छोड़, तू मुझे ये बता कि तू यहाँ क्या कर रही है और क्यों मासूम बच्चों को मार रही है? मेरे ही स्कूल में आकर तू मुझसे पूछ रहा है कि मैं यहाँ क्या कर रही हूँ? मूर्ख तांत्रिक, तेरी भलाई इसी में है कि तू चुपचाप यहाँ से वापस चला जा, नहीं तो बिन मौत मेरे हाथों मारा जाएगा। अपनी हाथ पार मत कर चुड़ैल, और जितना पूछा है उसका जवाब दे। तुझे क्या लगता है तू पूछेगा और मैं बता दूंगी? कभी नहीं। तो फिर तू ऐसे नहीं मानेगी। रुक, मैं तेरे इस घमंड को अभी इसी वक्त चकनाचूर करता हूँ। इतना बोलकर बाबा चुड़ैल के ऊपर भभूति फेंक देते हैं, जिससे चुड़ैल चलने लगती है और बोलती है, रुक तांत्रिक, मैं तुझे सब बताती हूँ। मेरा नाम काव्या था और मैं इसी स्कूल की इंग्लिश की टीचर थी। हमारा स्कूल सभी स्कूलों के मुकाबले सबसे आगे था। हमारे स्कूल के स्टूडेंट्स भी बहुत इंटेलिजेंट थे, जिसकी वजह से हमारे स्कूल का नाम काफ़ी मशहूर था। ऐसे ही एक दिन दूसरे स्कूल का प्रिंसिपल मुझसे मिलने प्रिंसिपल रूम में आता है। हेलो काव्या मैडम, कैसी हैं आप? मैंने सुना है आजकल आपकी वजह से स्कूल का नाम काफी रोशन हो रहा है। अगर ऐसी ही बात है तो हम दोनों स्कूल के स्टूडेंट्स के बीच क्विज कंपटीशन हो जाए, जिससे पता चल जाएगा कि किस स्कूल के स्टूडेंट्स ज्यादा इंटेलिजेंट हैं और जीतने वाला नंबर 1 कहलाएगा। हाँ, क्यों नहीं। मुझे अपने स्टूडेंट्स पर पूरा यकीन है कि वो हर एग्जाम में पास होंगे, फेल कभी नहीं। और अब ये कंपटीशन कल ही होगा। अगले दिन दोनों स्कूल के स्टूडेंट के बीच में क्विज कंपटीशन होती है, जिसमें काव्या के स्कूल के स्टूडेंट्स हार जाते हैं और काव्या को शर्मिंदगी उठानी पड़ती है। इस सदमे को काव्या बर्दाश्त नहीं कर पाती और स्कूल की छत से कूदकर आत्महत्या कर लेती है। और मरते ही वक्त मैंने प्रण लिया था, मैं स्कूल के बच्चों को बहुत पढ़ाऊंगी और उनका एग्जाम लूंगी। अगर वो उस एग्जाम में फेल हुए तो मैं उन्हें मार डालूंगी। शिक्षक सदैव बच्चों को सही राह दिखाता है और उन्हें हर कठिन परिस्थिति से लड़ना सिखाता है, लेकिन तूने तो हार मानकर कायरों वाला काम कर आत्महत्या कर ली और अब तू बेकसूर बच्चों को मारकर खुद को शिक्षक कह रही है। अरे तुझे तो खुद पर शर्म आनी चाहिए।
अब चली जा यहाँ से, नहीं तो मैं तेरा सर्वनाश कर दूंगा। मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगी। और तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझसे ये सब बोलने की? रुक, तुझे अभी सबक सिखाती हूँ। इतना बोलकर चुड़ैल बाबा के ऊपर अपने शैतानी शक्तियों से हमला करती है, लेकिन बाबा उस हमले से बच जाते हैं और उसी बीच बाबा उस चुड़ैल के ऊपर पवित्र गंगाजल छिड़क देते हैं, जिससे चुड़ैल जलकर वहीं राख हो जाती है और स्कूल में मौत का खेल बंद हो जाता है। ट्रेन पर भूतिया भेड़ियों का कब्जा। ट्रेन आ रही है, सब लोग तैयार हो जाओ हमला करने के लिए। जी आका। दो भूतिया भेड़िए एक स्टेशन पर आती ट्रेन को अपने ताकतवर शरीर से रोक लेते हैं, जिसके बाद बाकी के दो भूतिया भेड़िए ट्रेन में जाकर लोगों को परेशान करते हैं। भेड़िया की आहट, भारी कदमों से लोगों को डर का एहसास होता है। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि इस ट्रेन में कुछ अचानक से होने वाला है? ये ट्रेन ऐसे कैसे रुक गई? पता नहीं, अब तो मुझे भी डर लग रहा है, क्योंकि इस स्टेशन पर ये ट्रेन कभी रुकती ही नहीं है। तुम फिक्र मत करो, कुछ नहीं होगा, मैं देख कर आता हूँ। ध्यान से जाना विक्रम। विक्रम आगे बढ़ता ही है कि एक भेड़िया उसकी गर्दन पकड़कर उसे हवा में उठा देता है और कहता है, मेरा शिकार खुद चलकर मेरे पास आ गया, अब तू आ गया। छोड़ो छोड़ो मुझे, मुझे छोड़ो। कौन हो तुम? और इस ट्रेन को तुमने ही रोका है ना? अरे छोड़ो मुझे। दिखाई नहीं देता, मैं एक ताकतवर भूतिया भेड़िया हूँ जो तुम लोगों का खात्मा करने आया हूँ। बचाओ बचाओ मुझे, पायल पायल। अब तेरा बचना मुश्किल है। ये कहते ही वो खूंखार विक्रम को जोर से पटकता है और वो सीधा अपनी बीवी के कदमों में जा गिरता है। तभी पायल घबराते हुए कहती है, अजी ये आपको क्या हुआ? किसने किया आपके साथ ये? मैंने किया है। बोल, क्या करेगी? लड़ेगी मुझसे? ये कहते हुए धीरे धीरे वो पायल की ओर बढ़ता है और विक्रम कहता है, देखो, उसे कुछ मत करना। तुम्हें मेरी जान लेनी है तो मेरी जान ले लो। मुझे तुमसे और तुम्हारी बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं बस अपनी मालकिन की आज्ञा का पालन करूंगा। मुझे कुछ मत करना। पायल एक एक कदम पीछे करते हुए दूसरे डिब्बे में पहुंच जाती है, जहां दूसरे भेड़िए ने वहां के लोगों को बंदी बनाकर अपने कब्जे में किया था। लोग चीख रहे थे, चिल्ला रहे थे, तुम लोग हमारी जान के दुश्मन क्यों बने हुए हो? जाने दो हमें, हमने तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ा है। मैं तो अपने ही मालकिन का कहा पूरा कर रहा हूँ। दुनिया पर अब सिर्फ उनका ही राज होगा। अगर तुम उनकी शरण में आ जाओ तो एक बार को वो तुम्हें छोड़ देंगे। लेकिन हमारी मालकिन तुम इंसानी लोगों से बहुत नफरत करती है, इसलिए तुम जिंदा नहीं रह सकते हो। धूर्त भेड़ियों, भले ही हमें अपने कब्जे में कर लो, लेकिन एक दिन हमें कोई शक्तिशाली अंतर्यामी इंसान बचाने जरूर आएगा। ए बुढ़िया, अपनी जुबान को लगाम दे, वरना मैं तेरी जिंदगी को ही लगाम दे दूंगा। हमारी जिंदगी की लगाम तुम जैसे गीदड़ भेड़ियों के हाथ में नहीं है, ऊपर वाले भगवान के हाथ में है। तुम लोगों को यही करने का इरादा है क्या? और भी ट्रेन आने वाली हैं, उन पर भी हमें कब्जा करना है। उन लोगों को कैद करके मालकिन के पास ले जाओ। जी आका। तभी वो सारे भेड़िए कुछ लोगों को मार देते हैं तो कुछ लोगों को उस चुड़ैल के पास ले जाते हैं, जो कि इन सब की दाता थी, और उस गुफा में इन लोगों को कैद कर देते हैं। वहीं चुड़ैल गुफा में अपनी शक्तियां बढ़ाने के लिए एक यज्ञ कर रही थी। तभी भेड़िए की सेना कैदियों को लेकर आती है। अच्छा, तो मेरे प्यारे भेड़ियों, तुम ले आए इन लोगों को? जी मालकिन। अरे ये तो बहुत कम लोग हैं, पर मैं खुश हूँ कि तुम इतने लोगों को ले आए। एक भेड़िया और कम है, वो कहाँ है? मालकिन, उसने अभी एक ट्रेन पर कब्जा कर रखा है और उन लोगों को तंग किया हुआ है। पूरे स्टेशन पर उसने आग फैला दी। अरे वाह, ये तो उसने बहुत अच्छा किया है। ट्रेन पर, स्टेशन पर इतनी तबाही कर दो, इतनी तबाही कर दो कि लोगों का नामो निशानी मिट जाए इस धरती से। अच्छा हुआ जो उस दिन मैंने तुम चारों भेड़ियों को अपना गुलाम बनाने का फैसला ले लिया। जंगल में मैं किसी शक्तिशाली जानवर को ढूंढ रही थी, उसके बाद तुम चारों मुझे बातें करते हुए मिले, तो मेरा काम आसान हो गया और तुमको बंदी बनाकर मैंने कैद कर लिया था। चुड़ैल अपनी गुफा में यज्ञ करते हुए मंत्र पढ़ रही थी। ओम क्लीम क्लीम चामुंडाय विच्चे फट स्वाहा।
ऐ मेरे देवासुर, मेरे इन चारों गुलाम भेड़ियों को अपनी भूतिया शक्ति प्रदान करें, जिससे ये दुनिया पर कब्जा जमाकर मेरी शक्तियों को कायम करें। तभी उसका यज्ञ सफल हो जाता है और उसके मामूली भेड़िए से भूतिया भेड़िए बन जाते हैं, जो कि पहले से भी ज्यादा ताकतवर थे। और उन्हें कहती है, अब से तुम मेरे गुलाम हो, मैंने तुम्हें ताकतवर बनाया है। जाओ इस जंगल के आसपास से जो भी ट्रेन गुजरे उसमें बैठे लोगों को सताओ, उन पर अत्याचार करो, ज्यादा हुआ तो मेरा डर का एहसास दिलाते हुए उनकी जान ले लो। मैं सबका खात्मा करके रहूंगी। इस दुनिया पर सिर्फ मेरा राज होगा, मेरा कब्जा होगा। जो हुक्म मेरे आका। अपनी मालकिन की बात सुनकर चारों भेड़िए जंगल और स्टेशन की तरफ ट्रेनों पर कब्जा करने के लिए पहुंच जाते हैं, जिसमें से 2 भेड़िए तो अपने बड़े आकार में आकर ट्रेनों को कुचल देते हैं, तो किसी ट्रेन को धागे की तरह उठाकर फेंक देते हैं। बाकी के 2 भेड़िए लोगों को बंदी बनाकर ले आते हैं और ऐसा अब बार बार होने लगता है। वहीं स्टेशन के लोगों को खबर लग जाती है कि यहाँ पर भेड़ियों का रोज हमला होता है और वहीं लोग गायब हो जाते हैं। बहुत अच्छा मेरी भेड़ियों, जाओ अब और लोगों को मार डालो, उनकी ट्रेन पलट दो। भेड़िए वहां जाकर हमला करने लगते हैं। अब वहां के लोग बहुत डरे सहमे रहते थे, क्योंकि भेड़िए हर आने वाली ट्रेन पर कब्जा करके लोगों को डराते थे, फिर उन्हें मार दिया करते थे, तो कभी मुंह से आग निकालकर जला दिया करते थे। तभी वहां सिद्धार्थ नाम का एक ज्ञानी लड़का आता है, जो कि तांत्रिक विद्या को भली भांति जानता है। वहां का हाल देखकर एक सफाई कर्मचारी से कहता है, अरे भाई साहब, ये ट्रेन और स्टेशन का क्या हाल बनाकर रखा है आप लोगों ने, और ये सब क्या हो रहा है? देखिए भाई साहब, बेहतर होगा आप यहाँ से वापस लौट जाएं, वरना वो भेड़िए हमें भी मार डालेंगे और आपको भी। डर क्यों रहे हो? मुझे बताओ क्या बात है। सिद्धार्थ के पूछने पर कर्मचारी उसे सारी बात बता देता है कि तभी भेड़िया आ जाता है। मार डालूंगा, सबको मार डालूंगा, उस ट्रेन पर अब हमारा ही कब्जा होगा। तभी सिद्धार्थ उन भेड़ियों को अपने कब्जे में करने के लिए अपने किसी मंत्र का प्रयोग करके एक एक करके सभी भेड़ियों पर डालता है और कहता है, देखो बेहतर होगा तुम बता दो ये सब क्यों कर रहे हो और किसके लिए कर रहे हो, वरना मैं तुम्हें अपनी अभिमंत्रित विश्व शक्ति से जलाकर राख कर दूंगा। अरे नहीं, तुम ऐसा कुछ भी मत करना, हम तुम्हें सब बताते हैं। दरअसल उसने हम पर कोई जादू किया है, इसलिए हम उसके कहने से सभी ट्रेनों पर कब्जा कर लेते हैं। मुझे अपनी मालकिन के पास ले चलो, वरना तुम्हें भस्म कर दूंगा। नहीं, हम तुम्हें नहीं बताएंगे। ठीक है, तो तैयार हो जाओ अब मरने के लिए। ओम ह्रीम क्लीम काली शक्ति मोक्षम, ओम ह्रीम क्लीम क्लीम। नहीं नहीं, रुको, मैं तुम्हें बताता हूँ। वो एक गुफा में रहती है और बाकी बंधे हुए लोग भी वही होंगे। ठीक है, तो लेकर चलो, और कोई होशियारी की तो जानते ही हो तुम। ये कहते ही चारों भेड़िए के पीछे पीछे सिद्धार्थ भी चलने लगता है और गुफा में पहुंच जाता है, जहां चुड़ैल शक्तिशाली बनने के लिए यज्ञ कर रही थी। ओम काली शक्ति प्राप्तम भस्म। अब मैं और शक्तिशाली हो चुकी हूँ, पूरी दुनिया का अंत कर दूंगी। मैं चुड़ैल तक पहुंचूं उससे पहले मुझे इसकी शक्ति ही आधी करनी होगी, ताकि वो मुझ पर हमला न कर पाए। अभी इन भेड़ियों को रिहा कर देता हूँ। ओम ह्रीम क्लीम काली शक्ति मोक्षम। ये मंत्र फूंकते ही वो भेड़ियों पर अपनी आत्मिक शक्ति का प्रयोग दिखाता है, जिससे वह भेड़िए चुड़ैल के भूतिया शक्तियों से आजाद हो जाते हैं। और सिद्धार्थ कहता है, अब तुम चुड़ैल की शक्तियों से बाहर हो, अब थोड़ा समय निपट लूंगा, तुम अपनी नॉर्मल जिंदगी जियो। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया जो तुमने हमें चुड़ैल के चंगुल से बचा लिया। तभी वो चारों भेड़िए चले जाते हैं। तभी मंत्र पढ़ते हुए सिद्धार्थ उस पर शक्तिशाली भस्म डालता है, जिससे वो जकड़ जाती है। मुझे बांधने का दुस्साहस किसने किया? भेड़िए, मेरे गुलाम मेरे समक्ष आओ। कोई नहीं आएगा तुम्हारे पास, मैंने उसे तुम्हारे चंगुल से रिहा कर दिया। बताओ तुमने क्यों किया ये सब? कौन हो तुम और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे ऐसे बांधने की? मुझे फर्क नहीं पड़ता तुम मेरी बातों का जवाब दो या ना दो, क्योंकि तुम जैसी डाइन चुड़ैल का अंत करना बहुत जरूरी है। ये कहते ही सिद्धार्थ एक दैवीय शक्ति से निर्माण खंजर निकालकर मंत्रोच्चारण से उस चुड़ैल के भीतर घूंप देता है। उसी क्षण वह जलकर भस्म हो जाती है। साथ ही सिद्धार्थ वहाँ के लोगों को आजाद करके अपने घर लौट जाता है। एक सास की 5 धर्म वाली बहू। पार्वती के 5 बेटे थे। 5 की पढ़ाई पूरी होने के बाद वो अलग अलग शहरों में नौकरी कर रहे थे। जहां बड़ा बेटा अमन मुंबई महाराष्ट्र में, तो वहीं दूजा बेटा राहुल बंगाल में, तो तीसरा बेटा राजीव पंजाब के पठानकोट में, तो वहीं चौथा बेटा कौशल केरल में जॉब करके अपनी जीविका चला रहे थे।
अंतिम बेटा पांचवा सूरज अपनी माँ के साथ ही रहकर काम कर रहा था। एक दिन पार्वती सूरज से उसकी शादी की बात छेड़ते हुए कहती है, सूरज बेटा, अब तू सयाना हो चुका है, इसलिए मैं सच कह रही थी कि क्यों ना तेरी शादी से शुरुआत कर दी जाए। इस पर सूरज अपनी माँ से कहता है, माँ, मैं एक लड़की को चाहता हूँ, लक्ष्मी नाम है उसका। वाह मेरे लाल, अब ये जुग जमाना आ गया है कि बेटे खुद ही बहू चुन रहे हैं। खैर, तूने प्रेम प्रसंग विवाह रचाने की सोच ही ली है तो तेरी खुशी में ही मेरी खुशी है। सप्ताह भर के भीतर ही पार्वती सूरज की शादी पास के गांव में रहने वाली लक्ष्मी से कर देती है। कुछ महीने बाद उसके 2 बेटे राहुल और अमन घर आते हैं। उनके अगल बगल में 2 लड़कियां खड़ी होती हैं, जिसे देख पार्वती कहती है, मेरे सपूतों, तुम्हारे साथ 2 नए चेहरे किसके हैं? माँ, ये परिणीति है मेरी पत्नी, और माँ, ये आकृति है मेरी पत्नी और आपकी बहू। सच सुनकर पार्वती का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है और वो कहती है, इन दोनों का पोशाक पहनावा हिसाब बयां कर रहा है कि ये धोती पहने जो सामने खड़ी है ये आफत महाराष्ट्र से चलकर आई है, और ये 7 मीटर की साड़ी पहने बंगालन बंगाल से चलकर आई है। उड़ी बाबा सासू माँ, तुम्हारा माथा तो बड़ा तेज है। अरे बंद कर अपनी ये बंगाली बकैती। अरे मेरे सपूतों, ये मराठी बंगाली बहू ब्याह कर तुमने क्या सोचा था कि ये महान काम करके तुम बुलंदियों के शिखर पर चढ़ जाओगे? मैं इन अलग धर्म की बहू को कभी नहीं अपनाऊंगी। अलग अलग धर्मों के साथ आई बहू के प्रति पार्वती अपना फैसला सुनाकर चली जाती है। अगली सुबह लक्ष्मी, परिणीति और आकृति एक साथ रसोई में कामकाज कर रही थी। तभी पार्वती जैसे ही सोकर उठती है तो कहती है, अरे ये इतनी गंदी दुर्गंध किस चीज की है? पार्वती उस बदबू को भांप कर रसोई घर का रुख करती है, जहाँ परिणीति को मछली बनाता देख उसका गुस्सा उबलने लगता है। अरे ओ मेरी बंगालन बहू, सत्यानाश हो तेरा, बेड़ा गर्क हो तेरा, मेरे रसोई घर में मांस मदिरा बना रही है। उड़ी बाबा सासू माँ, तुम्हारा भेजा क्यों खराब हो रहा है? मैं तो बस माछो झोल बना रही हूँ। अरे लक्ष्मी बहू, इस बंगालन के साथ साथ तेरी भी अक्ल घास चरने चली गई थी क्या? परिणीति, ये क्या कर दिया तुमने? अरे एक बार पूछ तो लेती, सासू माँ हमेशा से सात्विक खाना खाती हैं, तुमने ये क्या कर दिया? सारी गलती सरासर मेरे बेवकूफ बेटों की है, बहू के रूप में बला उठा लाए हैं। शुक्र है कि मेरे 2 बेटे इन 3 से दूर देश में कामकाज कर रहे हैं, उनकी शादी करके ही मैं अपने सपने को साकार कर सकूंगी। अभी पार्वती ये कह ही रही थी कि डोर बेल बजता है। जैसे ही आकृति दरवाजा खोलती है तो सामने कौशल और राजीव अपनी बीवियों की क्रिस्टीना और जारा के साथ खड़े थे। ये देखकर आकृति जोर से चीख पड़ती है, देवा रे देवा, ये क्या चाल लो? अरे क्या हो गया तुझे जो इतनी जोर जोर से गला फाड़ रही है? पार्वती अपने बेटों को तो देखकर बहुत खुश होती है, मगर जैसे ही उसकी नजर उनके आजू बाजू में खड़ी लड़कियों पर पड़ती है तो इस बार वो बिना पूछे ही सब कुछ समझ जाती है। फिर भी अपनी तसल्ली के लिए पूछती है, अरे राजीव, ये बुरके में कौन है? माँ, ये मेरी बेगम मतलब बीवी जारा है। जैसे ही जारा अपने चेहरे पर पड़े बुरके को उठाकर मुस्लिम लहजे में उसे नमस्ते कहती है, पार्वती स्तब्ध होकर सोफे पर पसर जाती है। आदाब अम्मी जान, मैं हूँ आपकी बहू जारा। पार्वती को ऐसे देखकर उसकी 5 धर्मों वाली अलग अलग बहुएं कहती हैं। सबसे पहले परिणीति कहती है, सासू माँ पल के क्यों नहीं झपका रही है? कहीं शोक में सासू माँ की सिट्टी पुट्टी तो गुल नहीं हो गई? हुड़ी बाबा, ये तो बड़ा झोल है। हे माँ, माता रानी, हमारी सासू माँ की सांसें इतनी जल्दी सपाचट मत करना। हे देवा, सासू माँ को ठीक कर दो, मैं तुम्हारे को अपने हाथों से बनाकर 5 किलो मोदक मिष्ठान परोसूंगी। ये इस मराठी बहू की जुबान है। हाय अल्लाह, ये क्या हो गया? उन चारों को ऐसे देखकर क्रिस्टीना अपने गले में पहना क्रूस पार्वती के सिर पर सट कर कहती है, इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट, हालेलुया। एकाएक पार्वती होशो हवास में आकर कहती है, अरे बंद करो अपनी ये झाड़ा फूकी, इतनी जल्दी यमराज मुझे आने की इजाजत नहीं देगा। मेरे बेबाक बददिमाग बेटों ने इस घर को धर्म का डेरा बनाने के लिए अलग अलग धर्म की बहू उठा लाए हैं, मगर तुम 5 में से कोई भी मुझ पंडिताइन पंथी पार्वती की बहू का दर्जा नहीं पाओगी। पर माँ जी, मैं तो आपके ही पार्टी से ताल्लुकात रखती हूँ। मेरा मतलब, आप अगर पार्वती हैं तो मैं भी तो इस घर की बहू लक्ष्मी हूँ। हम दोनों साथ मिलकर अपने हिंदू धर्म की हिफाजत करेंगी। अरे बस कर अपनी बातों का ढोंग। तुम 5 में से कोई भी मेरी मर्जी से इस घर में बहू बनकर नहीं आई। 5 की 5 प्रेम प्रसंग ब्याह करके जबरन मेरी बहू बनी हो, समझी? समय गुजरता है जिसके साथ गणेश चतुर्थी का पड़ाव पास आ जाता है। इस खुशी में आकृति खूब सारा खान पान बनाती है। अरे मेरी मराठी बहू,
इतने सारे पकवान किस खुशी में बना रही है? अरे सासू माँ, आज आपके बेटे की विदाई जो है। अरे क्या बकती है, भांग मिले मोदक मिष्ठान खा लिए है क्या? माँ जी, गणेश जी के माँ का नाम पार्वती है, तो इस नाते हुई ना आप माँ। आज गणेश चतुर्थी है ना, इसलिए मैं बप्पा की विदाई का बंदोबस्त कर रही हूँ। वैसे आप चाहें तो इस नेक काम में मेरा हाथ बटा सकती हैं, बड़ा पुण्य मिलेगा। पार्वती आकृति की मदद करती हुई कहती है। तेरा हाथ बटा रही हूँ इसका मतलब ये नहीं कि मैंने तुझे अपना लिया। धीरे धीरे पार्वती अपनी 5 धर्मों वाली बहू के साथ घुलने मिलने लगी थी। एक सांझ पार्वती तेज कदमों के साथ घर लौट रही थी। सोचा नहीं था कि लौटते लौटते इतनी सांझ हो जाएगी। दिया बत्ती का समय हो गया है। घर में घुसते ही आरती के गीत उसके कानों में पड़ते हैं। अम्बे तू है जगदम्बे काली, जय दुर्गे खप्पर वाली, तेरे ही गुण गाएं भारती, ओ मैया हम सब उतारे तेरी आरती। जैसे ही ज़ारा आरती देने के लिए पीछे मुड़ती है, पार्वती चौंक कर कहती है। अरे ज़ारा, मेरे घर के मंदिर में तेरी हिम्मत कैसे हुई कदम रखने की? तेरा और मेरा भगवान अलग है, नाश भ्रष्ट कर दिया मेरे मंदिर को। अम्मी जान, चाहे मंदिर मस्जिद या गिरजाघर हो, मगर वहाँ बसने वाला भगवान एक ही है। ये तो इंसान की हिमाकत है कि कोई उन्हें मूर्तियों में पूजता है तो कोई मन के भीतर, कोई अल्लाह कहकर इबादत करता है तो कोई देवी कहकर आरती करते हैं। ज़ारा की सच्ची बातें पार्वती को चुप्पी साधने पर मजबूर कर देती हैं। उस रात पार्वती अपनी 5 धर्म वाली बहुओं के बारे में सोचते सोचते सोभ के सागर में डूब जाती है। वो सप्ताह भर के लिए बिछौना पकड़ लेती है। ये देखकर उसकी 5 बहू बैठकर आपस में बात करती हैं। कहीं न कहीं सासू माँ के इस हाल के जिम्मेदार हम 5 ही हैं। जिस धर्म के बारे में सोच समझकर सासू माँ को शोक हुआ है, वह बारी है उसे मिटाने की। 5 बहुएं अपने धर्म के अनुसार पहरावा पहनकर पार्वती के पास आकर अपने भगवान से प्रार्थना दुआ करती हैं। जहां ज़ारा 5 पहर की नमाज पढ़ती तो वहीं क्रिस्टीना 3 पहर जीसस से प्रार्थना करती और अंत में पार्वती सदमे से बाहर आकर पछतावा जाहिर करते हुए कहती है। मैंने हमेशा तुम 5 को तुम्हारे धर्म के लिए कितना कोसा, मगर तुमसे मुझे जरा भी तकलीफ में देखा ना गया। तुमने आज ये जाहिर कर दिया कि इंसान धर्म से नहीं बल्कि कर्म से बड़ा होता है। इस तरह अंत में पार्वती अपनी 5 भिन्न भिन्न धर्मों वाली बहुओं को स्वीकार कर लेती है।